नमस्कार, जय हिंद। आज एसएससी जीडी प्रैक्टिस सीरीज का 5वां लेक्चर है। उम्मीद है आप लोगों को सीरीज पसंद आ रही होगी। ये आपका अपना चैनल है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो पूरा देखने की कोशिश करिए। जब वीडियो को आप पूरा देखोगे तभी आपको इसका सही से लाभ मिल पाएगा। चलिए आज का नया सेशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, रुकने के स्थानों को छोड़कर बस की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और रुकने के स्थानों सहित यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रत्येक घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? चलिए देखते हैं। कह रहा है कि रुकने के स्थानों को छोड़कर, यानी कि जो उस बस की ओरिजिनल स्पीड थी वो हमारी 72 किलोमीटर प्रति घंटा थी और बस जब रुक रुक के चलती है तो उसकी चाल जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस प्रत्येक घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप इसको रेशियो से करिए। देखिए, अब जैसे मान लीजिए हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, ए से लेकर बी तक जाना है, तो चाहे वो बस बिना रुके जाए या चाहे बस रुक रुक के जाए, उससे उस दूरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस हमारी वही रहेगी। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है। पहले जो उसकी स्पीड थी जब बस बिना रुके जा रही थी तो स्पीड 72 की थी। जब बस रुक रुक के जा रही है तो उसकी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से हम लोग स्पीड का रेशियो बना सकते हैं। अगर 12 से इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 6 और 5 का। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का अपोजिट टाइम होगा, तो टाइम का रेशियो आपका आ जाएगा 5 और 6 का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर बस बिना रुके जाती थी तो बिना रुके वो दूरी को 5 घंटे में तय करती थी और जब बस रुक रुक के जा रही थी तो उसी दूरी को 6 घंटे में तय कर रही है। बिना रुके 5 घंटे में, रुक रुक कर 6 घंटे में। इसका मतलब 6 घंटे में जो बस है वो 1 घंटे रुकी होगी। 6 घंटे में अगर बस 1 घंटे रुकती है तो हमसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक घंटे में वो कितना रुकेगी, कितने मिनट के लिए रुकेगी। यानी 1 घंटे में पूछा जा रहा है। 6 घंटे में अगर 1 घंटा अगर बस रुकती है तो 1 घंटे में कितना रुकेगी? 6 का भाग कर देंगे इधर, तो यानी 1/6 घंटा रुकेगी। 1/6 घंटे को हम लोग मिनट में चेंज कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 मिनट। तो हमारा आंसर हो गया 10 मिनट। यानी बस जो है वो प्रत्येक घंटे 10 मिनट के लिए रुकती है, तो आंसर हमारा डी होगा। ये पहला मेथड हो गया, रेशियो से हम लोग कर सकते हैं। अगर आप रेशियो नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसके लिए एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं जिससे आप इसको आसानी से कर लेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे फॉर्मूले से। आप इसके लिए ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में रुकने का समय आपसे पूछा जाए तो रुकने का समय आप कैसे निकालेंगे? रुकने का समय अगर आपको निकालना है तो दोनों चालों के अंतर को ऊपर रख लो। जो भी आपको दो चालें दी गई हैं उनके अंतर को ऊपर रख लो। वास्तविक जो चाल है, ओरिजिनल जो स्पीड है, उस वास्तविक चाल को नीचे रख लीजिए और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, यहां मिनट में बोल रहा है और ये चाल हमको किलोमीटर प्रति घंटे में दी है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 60 का आप इसमें गुणा कर लीजिए। तो दोनों चालों का अंतर आप देखिए, एक चाल 72 है, एक 60 है। 72 और 60 का अंतर लोगे तो 12 हो जाएगा। वास्तविक चाल जो ओरिजिनल स्पीड है वो उसकी 72 है, उसको नीचे रख लीजिए और मिनट में चेंज करने के लिए 60 का गुणा कर लीजिए। यहां से इसको सिंप्लीफाई करोगे 6 और 6 से काटोगे तो 10, तो आंसर आ गया कि बस प्रति घंटा 10 मिनट के लिए रुकती है। इस फॉर्मूले को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं जहां भी आपको रुकने के समय को पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क का है। कह रहा है एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के किसी काम को 88 दिन में कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक स्त्री था एक लड़का मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? एक पुरुष या, देखिए, एक पुरुष या, एक मैन, या का मतलब होता है बराबर। जहां भी लिखा हो या इंग्लिश में और लिखा हो तो इसका मतलब होता है इक्वल, और जहां भी लिखा हो तथा एवं
और इंग्लिश में अगर एंड लिखा हो तो इसका मतलब होता है प्लस। तो या का मतलब बराबर एक मैन या दो औरतें, दो वीमेन या तीन लड़के उस काम को 88 दिनों में करते हैं। इस काम को ये लोग कर लेते हैं 88 दिनों में। इसका मतलब है अगर अकेले एक आदमी उस काम को करेगा तब भी 88 में कर लेगा, दो महिलाएं अगर उस काम को करती हैं तो भी 88 में कर लेंगी, और तीन बच्चे अगर उस काम को करें तब भी उस काम को 88 दिनों में कर लेंगे। पूछा जा रहा है कि एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, यहां पर पुरुष, महिला और बच्चे की क्षमता का रेशियो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आप यहां ऊपर देख सकते हैं, हमको 1, 2 और 3 दिख रहा है। तो 1, 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। तो यहां पर 1, 2, 3 का एलसीएम 6 होगा। यहां सब में 6 का भाग कर दो। अगर 2 से अगर आप 6 को काटते हो तो नीचे हमारा 3 हो जाएगा। इसमें 6 का अगर भाग दे दिया जाए, 3 से अगर आप 6 को काटते हो तो नीचे 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्षमता का रेशियो बना लेंगे। तो मैन की एफिशिएंसी, मैन की क्षमता 6 हो गई, महिला की क्षमता 3 हो गई और बच्चे की क्षमता 2 हो गई। हमने क्या किया, 1, 2, 3 का एलसीएम ले लिया 6 और 6 का सब में भाग कर दिया और भाग करके हमने क्षमता का रेशियो बना लिया। ये 6 जो क्षमता है वो एक पुरुष की है, ये 3 क्षमता एक महिला की है और एक बच्चे की क्षमता 2 है। अगर मैं एक पुरुष की क्षमता में यहां 6 रखता हूं तो एक पुरुष उस काम को 88 में करता था, तो 6 की क्षमता से इसका मतलब है कि वह कार्य जो है वो पूरा 88 दिन में हो रहा था। आप महिलाओं से भी वो काम करा सकते हैं। एक महिला की क्षमता 3 है, 2 महिलाओं की क्षमता देखेंगे तो 3 में 2 का गुणा करेंगे तब भी क्षमता 6 ही आएगी। या बच्चों से करा के भी आप देख सकते हो, अगर बच्चों से कराया जाए तो वो क्षमता बच्चों की 2 है। 2 में, अब यहां आप देख सकते हैं 3 बच्चे हैं तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्षमता 6 ही बनेगी। तो 6 की क्षमता से काम 88 दिन में हो रहा है। हमसे पूछा जा रहा है एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का। अब तथा कह रहा है तो इसका मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, इनकी क्षमताओं को जोड़ देंगे। तो 6, 3, 9, 2, 11। तो ये लोग, तीनों लोग अगर मिलकर उस काम को करें, एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चा, तो इन तीनों की मिलाकर क्षमता 11 होगी। 11 की क्षमता से इसी काम को करना है, तो इसी काम को करना था इसलिए बराबर का चिन्ह लगा दिया, और टाइम निकालना है तो टाइम को टी लिख दिया। 11 से अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपका जो टाइम आ जाएगा वो 48 आ जाएगा। तो 48 देखते हैं, आंसर है हमारा 48 डेज, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बेईमान दूध वाला 20 रुपया प्रति लीटर में दूध खरीदता है और उसमें 1/3 पानी डालता है, मिश्रण को 25 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से बेच देता है, उसका लाभ बताना है क्या होगा। देखिए यहां पर दूध का मूल्य दिया हुआ है 20 रुपया प्रति लीटर। दूध का प्राइस है 20 रुपया प्रति लीटर। 1 लीटर दूध 20 का है, उसमें 1/3 उसने पानी डाल दिया। इसका मतलब अगर क्वांटिटी हमारी 3 रही होगी, दूध की क्वांटिटी, अगर मिल्क की क्वांटिटी 3 रही होगी तो उसमें पानी उसने 1 लीटर डाला। ये 3 लीटर हमारा मिल्क है और 1 लीटर हमारा वाटर है। दूध हमारा कितने का है, 20 रुपए का। तो दूध अगर 20 रुपए का है तो इसका टोटल मूल्य अगर देखा जाए तो 20 गुणे 3 करोगे तो 60 रुपया हो जाएगा। पानी का रेट जैसा कि जानते हैं, पानी का रेट 0 ही होगा। दोनों का अगर टोटल मूल्य देखा जाए तो टोटल मूल्य हमारा हो गया 60 रुपए। ये 60 रुपया हमारा क्रय मूल्य हो गया, सीपी कहेंगे इसको। दोनों मिला के 4 लीटर। कहा जा रहा है कि अब उस मिश्रण को 25 के रेट से बेचा गया। टोटल मिश्रण देखा जाए तो मिश्रण हमारा पूरा जो है वो 4 लीटर हो गया, 3 और 1 4। उसको उसने सेल किया है 25 रुपए के हिसाब से। तो 25 का अगर मैं इस पे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 100 रुपया हो जाएगा। सेलिंग प्राइस मेरा 100 रुपया। उसने उस वस्तु को खरीदा कितने में, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 60 है, सेल कितने में कर रहा है, 100 में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो उसका लाभ आ जाएगा, उसका प्रॉफिट आ जाएगा 100 - 60 = 40। लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, पूछ रहा है उसका लाभ कितना होगा, परसेंटेज में प्रॉफिट निकालना है। हम जैसा कि जानते हैं कि जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है, प्रॉफिट की जो गणना होती है हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। क्रय मूल्य हमें 60 दिया हुआ है तो हम पता करेंगे कि 40 हमारे 60 का कितना परसेंट है। 20 से काटोगे 2/3 हो गया। ये 2/3 हम जानते हैं 66 सही 2/3% होता है।
1/3 33 सही 1/3, 2/3 डबल हो जाएगा 66 सही 2/3%। तो 66 सही 2/3% देखते हैं हमारा आंसर, ये ठीक है, डी ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दो भाइयों ने एक व्यापार की शुरुआत में क्रमशः 50,000 तथा 70,000 की पूंजी निवेश की। साझेदारी की शर्त यह है कि कुल लाभ का 70% समान रूप में तथा शेष लाभ निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। यदि एक भाई को दूसरे से 90 रुपए अधिक मिलते हैं तो ज्ञात करें व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ। देखिए यहां पे इन लोगों ने, दोनों भाइयों ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, 50,000 और 70,000। तो दो लोग हैं, दो भाई हैं, एक ने पैसा 50,000 इन्वेस्ट किया और दूसरे ने 70,000 इन्वेस्ट किया। साझेदारी की शर्त यह है कि कुल लाभ का 70% समान रूप से ये लोग बांटते हैं। टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट मुझे नहीं मालूम, मैं टोटल प्रॉफिट को मान लेता हूं 100% है। 100% में जो 70% प्रॉफिट है वो इन लोगों ने कैसे बांटा है, समान रूप से। समान रूप से मतलब बराबर बराबर बांट दिया। बाकी जो 30% प्रॉफिट बच गया, उस 30% प्रॉफिट के बारे में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि शेष लाभ निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटी जाएगी। शेष लाभ निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटी जाएगी। तो निवेशित पूंजी का अगर अनुपात देखा जाए तो यहां से निवेशित पूंजी का जो अनुपात है वो अनुपात हमारा 5 और 7 का है। यानी कि ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है 30%, वो इसी 5 और 7 के रेशियो में बटेगा। एक भाई को कह रहा है दूसरे से 90 रुपए अधिक मिलते हैं। आप यहां से देख सकते हैं जो ये 70% प्रॉफिट था ये तो दोनों में बराबर बटा भाई, यहां से तो कोई अंतर होने वाला नहीं है। फिर इसका मतलब जो भी दोनों भाइयों में अंतर होगा वो कहां से होगा, ये जो बाकी बचा हुआ 30% है इसी को हमने बांटा है 5-7 के रेशियो में। तो आपको यहां से अंतर मिलेगा। दोनों का अंतर हमको दिख रहा है 2, और वो 2 का अंतर रुपए में 90 रुपए के बराबर है। 2 की वैल्यू हमको 90 मिल गई तो क्या मैं यहां का टोटल प्रॉफिट निकाल सकता हूं। टोटल प्रॉफिट हमको दिख रहा है 7 और 5 12, 2 छक्का 12, तो इसका 6 गुना कर दो तो 9 छक्का 54, 540 रुपए। यहां से मैंने अपना प्रॉफिट निकाल लिया 540। लेकिन अभी ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमें टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है, जबकि अभी आपने ये जो प्रॉफिट निकाला है ये मेरे पूरे प्रॉफिट का केवल 30% प्रॉफिट निकाला। हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए, 100%। 30% की वैल्यू हमको मिल गई 540 और हमको टोटल प्रॉफिट चाहिए 100%। ये एक जीरो काट दिया यहां से। 3 की वैल्यू हमारी 54 हो गई, 1 की वैल्यू हमारी 18 हो जाएगी, तो यानी कि 1800 रुपए। तो 1800 रुपया हमारा जो है वो टोटल प्रॉफिट हो गया। 30% दिया हुआ है, 30% का भाग करके 100% का गुणा करेंगे तो आपका 1800 आंसर आ जाएगा। 1800 देखते हैं, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राम और रहीम की आयु का अनुपात आपको दिया हुआ है 10 साल पहले 1:3 का। राम और रहीम 2 लोग हैं, उनके 10 साल पहले का रेशियो 1:3 था। तो 1:3 जो है वो क्या है भैया, ये 1:3 जो रेशियो है इन दोनों का है 10 वर्ष पूर्व का। कब का है, 10 वर्ष पूर्व का। कह रहा 5 साल बाद इनका रेशियो 2:3 हो जाएगा। ये रेशियो हो जाएगा 2:3। कब हो जाएगा, ये रेशियो हमारा हो जाएगा 5 वर्ष के बाद। पूछा जा रहा है वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। प्रेजेंट का जो रेशियो है इन दोनों का वो हमें निकालना है। देख सकते हैं ये रेशियो 10 साल पहले का है और ये जो रेशियो है 5 साल बाद का। 10 साल पहले और 5 साल बाद में जो टोटल डिफरेंस होगा वो हमारा टोटल डिफरेंस 15 साल का हो जाएगा। 10 साल पहले और 5 साल बाद डिफरेंस कितने का, 15 का, 15 वर्ष का डिफरेंस। तो आपको रेशियो में डिफरेंस 15 साल का दिखना चाहिए, यानी बराबर डिफरेंस दिखना चाहिए। इसका मतलब है कि राम की उम्र भी अगर 15 साल बड़ी होगी तो रहीम की उम्र भी 15 साल बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए आपकी उम्र अगर 20 साल है और मेरी उम्र अगर 30 साल है, 10 साल बाद की बात करें तो 10 साल बाद आप 30 के होंगे और 10 साल बाद मैं 40 का होऊंगा।
10 साल मेरी उम्र बढ़ी तो 10 साल आपकी भी बढ़ेगी। तो अगर इसमें डिफरेंस 15 साल का है तो वो 15 साल राम की भी उम्र बढ़नी चाहिए और 15 साल रहीम की भी उम्र बढ़नी चाहिए। तो क्या दोनों की वैल्यू सेम बढ़ रही है रेशियो में? ये तो एक बढ़ रही है लेकिन यहां कुछ भी नहीं बढ़ रहा, यानी रेशियो में वो डिफरेंस हमारा बराबर नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले हमको रेशियो का डिफरेंस बराबर करना पड़ेगा। उस रेशियो के डिफरेंस को कैसे बराबर करेंगे, ध्यान से देखिए। हम लोग इसका अंतर लेंगे, इनका अंतर 2 का, इनका अंतर 1 का। इस 1 का गुणा इस वाले रेशियो में कर दो तो 1 का गुणा करने से इस रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो वही रहेगा। 2 का मल्टीप्लाई अगर इस रेशियो में करते हो तो ये हो जाएगा 4 और 6। आप देख सकते हैं यहां से राम की जो उम्र है वो 1 से 3 4 पे आ गई, कितनी बढ़ गई? 3। रहीम की उम्र 3 से 6 हो गई, वो भी कितनी बढ़ी? 3 बढ़ी। अब ये जो 3 की वृद्धि है, ये जो 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है वो 15 साल के बराबर है। 10 साल पूर्व और 5 साल बाद में 15 साल का अंतर। तो 3 की वैल्यू हमको मिल गई 15 वर्ष, यहां से 1 की वैल्यू मिल जाएगी हमको 5 वर्ष। पूछा जा रहा प्रेजेंट का रेशियो। अब यहां से आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम लोग यही 1 की वैल्यू यहां रख दें तो यहां पर इसकी राम की उम्र हो जाएगी, राम हो जाएगा 5 का और रहीम कितने का हो जाएगा? राम 5 का हो जाएगा और रहीम जो है वो 1 बराबर 5, 3 बराबर 15। लेकिन रुक जाइए, ये जो रेशियो था ये रेशियो कब का था? 10 साल पहले का था। यानी ये जो आपने उम्र निकाली राम और रहीम की, ये 10 साल पहले की है। हमें प्रेजेंट पे जाना है तो प्रेजेंट के लिए जाने के लिए आपको 10 जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें भी 10 जुड़ेगा और इसमें भी 10 जुड़ेगा, तो ये 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25। ये राम और रहीम की वर्तमान की उम्र आ गई, हमने 10 वर्ष उसमें जोड़ दिया। रेशियो पूछा जा रहा है 5 से अगर इसको काटते हो तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, तो रेशियो हो जाएगा 3:5 का। 3:5 देख सकते हैं, बी ऑप्शन हमारा। आप इसको इस रेशियो से भी कर सकते थे। 1 की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू हमारी 20 हो जाएगी और यहां पे 6 की वैल्यू निकाल लो तो 6 25 30 हो जाएगा। ये 20 और ये 30, ये 20 और 30 उम्र कब है? 5 साल पहले, सॉरी 5 साल बाद। तो आपको वर्तमान पे जाना है तो 5 साल घटाओगे, तो 20 और 30 में 5 घटाओगे तो फिर आप पहुंच जाओगे 15 और 25 पर और रेशियो आपका मिलेगा 3 और 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 व्यक्तियों की मासिक आय का रेशियो जो है वो 2 और 3 का है। आप देखिए इनकी आय का रेशियो दिया हुआ है 2 और 3 का। ए और बी 2 लोग हैं, इनका रेशियो 2 और 3 का दिया है। कह रहा है कि यदि उनके खर्च का रेशियो 5:9 का हो, प्रत्येक अगर 600 रुपए की बचत करते हैं, यानी कि बचत जो है वो दोनों की बराबर दी गई है, तो उनकी आय ज्ञात करिए। हम लोग जानते हैं आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। बचत बराबर अगर आपको लिखना हो तो आप बचत बराबर क्या लिख सकते हो? बचत बराबर हो जाएगा आय माइनस खर्च। यानी आय अगर बचत आपको निकालनी है तो बचत का मतलब हुआ आय और खर्च का अंतर। दोनों की बचत समान है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दोनों के आय और खर्च का अंतर समान होना चाहिए। क्या यहां पर आय और खर्च का अंतर आपको समान दिखाई पड़ रहा है? तो यहां पे हमें आय और खर्च का अंतर समान नहीं दिखाई पड़ रहा। जैसा कि पिछले प्रश्न में अभी किया कि जब भी अंतर समान करना हो तो आप इसके रेशियो के अंतर का इस रेशियो में गुणा कर दीजिए और इस रेशियो का जो डिफरेंस है इसका गुणा इसमें कर दीजिए। तो अगर मैं ऐसा कर दूं तो 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 8 और ये 12 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 5/9 रहेगा। आय में से खर्च घटाते हो तो बचत आता है। 8 में से 5 घटाओगे तो पहले वाले की बचत आपको मिल गई 3 और 12 में से 9 घटाओगे तब भी आपको बचत मिली 3। दोनों में डिफरेंस बराबर हो गया। वो बचत जो 3 है वो आपको क्वेश्चन में दी गई है 600 के बराबर, तो हम लिख सकते हैं 3 की वैल्यू हमारी 600 रुपए है। 3 की वैल्यू हमारी 600 रुपए है। हमसे पूछा जा रहा है उनकी आय ज्ञात करिए। 3 की वैल्यू अगर 600 है तो अगर 3 का भाग देता हूं तो 1 की वैल्यू 200 आ जाएगी। दोनों की आय पूछी जा रही है। अब जो इनकी आय निकालेंगे वो इस रेशियो से निकालेंगे क्योंकि हमने डिफरेंस इसी रेशियो से लिया है। अब इस पुराने रेशियो से मतलब नहीं है। 1 की वैल्यू 200 तो 8 की वैल्यू अगर निकालनी है तो गुणा कर दो, तो 8 दूना 1600
बी का निकालना है तो 12 दूना 2400, तो 1600 और 2400 देखिए आंसर है हमारे पास 1600 और 2400, सी ऑप्शन। ये रेशियो लगा हुआ है, गलत लगा हुआ है, कॉमा होना चाहिए, 1600 और 2400, तो ये हमारा सी ऑप्शन फाइनल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के पश्चात 6000 हो जाती है, तो 4 वर्ष बाद का ब्याज क्या होगा? देखिए 3000 रुपया हमको दिया हुआ है मूलधन यानी प्रिंसिपल, 2 वर्ष बाद कह रहा है कि हमारा वो 6000 हो जाता है। 2 साल बाद का मिश्रधन दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है हमें 6000। 4 वर्ष बाद का ब्याज पूछ रहा है कि 4 वर्ष बाद का जो 4 वर्ष का ब्याज होगा वो 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा? तिहाई हमको निकालनी है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है पूरे 4 वर्ष का। अब इस सवाल को करना है तो कुछ लोग ये सोचते होंगे कि पहले हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लें। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन वो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हो सकता है रेट ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ रही हो। तो इससे बेहतर ये होगा आप रेट पे जाइए ही मत, सिंपल क्वेश्चन देखिए ऐसे करेंगे। प्रिंसिपल से इस वाले अमाउंट पे आने के लिए, इस वाले मूलधन से अगर हम लोग इस वाले मिश्रधन पे आते हैं तो हमको 2 साल का समय लगा। अगर हम लोग 2 साल का और अगर समय ले ले तो हम 4 साल वाले मिश्रधन पे आ जाएंगे। 3000 वाली वैल्यू 2 साल में 6000 हो गई, यानी डबल हो गई। चक्रवृद्धि ब्याज में राशि इसी प्रकार गुने में बढ़ती रहेगी अगर समय का अंतर बराबर है तो अगर 3000 वाली वैल्यू 6000 हो रही है, 2 गुनी हो रही है, तो नेक्स्ट 2 साल में 6000 वाली वैल्यू अपने आप की 2 गुनी होगी, तो 6000 का 2 गुना हो जाएगा 12000। तो अगर आपको 4 साल का मिश्रधन पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर होगा 12000। लेकिन हमें इस सवाल में मिश्रधन नहीं पूछ रहा। अगर मान लीजिए हमको अगर 6 साल का मिश्रधन निकालना हो, तो अगर 6 साल का निकालना होगा तो फिर 12000 का 2 गुना करोगे 24000। चलिए मूलधन हमको मिल गया 3000 और मिश्रधन हमें मिला 12000। हमसे ब्याज पूछा जा रहा है, मिश्रधन में से मूलधन घटा दो आपको ब्याज मिल जाएगा, तो आपको ब्याज मिल गया यहां से 9000। तो इस तरह बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 9000 देखिए हमारा आंसर है ए ऑप्शन। एक तरीके से और हम लोग करते हैं, लेकिन यह तरीका ज्यादा आसान है। देखिए जब भी समय का अंतर बराबर हो, जब भी समय का गैप बराबर हो और आपको आगे वाला मिश्रधन निकालना हो, तो जो आपको मिश्रधन, जैसे मान लीजिए ये मिश्रधन हमको नहीं दिया, ये हमको निकालना है। आपको मूलधन दिया है, 2 साल का आपको मिश्रधन दिया है, आपको आगे वाला उतने ही समय पर आगे वाला मिश्रधन चाहिए। तो ये जो आपको बड़ा वाला वैल्यू दिख रहा है, इसका 2 बार आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसका स्क्वायर कर दो, और जो पीछे वाली वैल्यू है उसका भाग कर दो। इससे आपको ये नेक्स्ट वैल्यू जो 4 साल वाली है वो आपको मिल जाएगी। तो इससे इसको काट दिया 2 बार में, और फिर 6 दूना 12000। जब 12000 मिश्रधन आ गया तो 12000 में से 3000 घटा लोगे तो 9000। सबसे बेहतर है आप गुने में चलिए, 3 का दुगना 6, 6 का दुगना 12000, सीधे पहुंच जाएंगे 12000 पे। 12000 में 3000 घटा लिया 9000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी एक बैंक में समान साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 500 रुपया और 3 वर्ष के लिए 600 रुपया जमा करता है। दोनों पर कुल ब्याज उसे 190 रुपया प्राप्त होता है। ब्याज की दर बताइए। देखते हैं। देखिए पहला मूलधन हमें दिया हुआ है 500 रुपए, और यहां पे टाइम हमें दिया हुआ है 4 वर्ष का। दूसरा मूलधन हमें दिया हुआ है 600 रुपए, और यहां पे हमें समय दिया हुआ है 3 वर्ष का। पहला समय 4 वर्ष का था, दूसरा समय हमारा 3 वर्ष का है। कह रहा टोटल ब्याज जो है वो टोटल ब्याज 190 रुपया है। हमें ब्याज दे दिया है 190 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। या तो आप फॉर्मूला लगाइए ब्याज का, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो एक बार P1 R1 T1 अपॉन 100 और P2 R2 T2 अपॉन 100, और दोनों को जोड़ के इस 190 के बराबर करिए, रेट वहां से निकल जाएगा। रेट दोनों जगह पे समान है तो रेट हमारा निकल जाएगा। उससे अच्छा है कि ये सारा कैलकुलेशन मत करिए, आप अपने इस पूरे मूलधन को देखिए। 500 रुपए अगर 1 साल का मूलधन है तो 4 साल के लिए अगर मैं पूछूं तो मूलधन क्या होगा, तो
तो 500 में 4 का गुणा कर दीजिए 2000। इसी प्रकार अगर हम लोग यहां देखें तो ये 600 रुपया मूलधन हमारे 1 वर्ष का है और यहां पर समय 3 है, तो 6 साल 600 रुपए के हिसाब से 3 साल का हमारा मूलधन 1800 होगा। अगर आप दोनों को ऐड करते हो तो टोटल मूलधन हमारा हो जाएगा 3800 रुपए। ये मेरा टोटल मूलधन हो गया, टोटल प्रिंसिपल। आपको टोटल ब्याज दिया हुआ है, टोटल ब्याज दिया हुआ है 190। पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो 190 रुपया आपको ब्याज मिला, टोटल मूलधन 3800 पे। आपको पता करना था रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पता कर लीजिए। ये इसका कितना परसेंट है, 2 जीरो कट जाएगा, 19 दूना 38 यानी कि 20%। सॉरी 19 से काटोगे ये 10 हो जाएगा, 19 दूना 38, 2 से काटोगे तो 5%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5%। 5% यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 800 रुपए है, 2 क्रमागत बट्टे 10% 15% पर खरीदता है, 28 रुपए यातायात पर खर्च करता है और उसे 800 रुपए में बेच देता है। लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखते हैं। यहां पर हमें अंकित मूल्य दिया हुआ है, मार्क प्राइस दिया हुआ है 800 रुपए। 800 रुपए मुझे अंकित मूल्य दिया हुआ था। 2 क्रमागत बट्टे, क्रमागत मतलब लगातार 2 बट्टे दिए गए, 2 डिस्काउंट दिया गया। कौन कौन सा डिस्काउंट दिया गया? पहला 10%, दूसरा हमारा 15%। जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है, तो मैं क्यों ना पहले इसको 2 डिस्काउंट दे दूं। 800 का 10% आप कम करोगे 80 रुपए, ये हो जाएगा हमारा 720। 720 का दूसरा डिस्काउंट हमारा 15% है, तो 15% निकाल दोगे तो ये हो जाएगा 108 रुपए। 108 कम कर देंगे तो हमारी वैल्यू हो गई 612 रुपए। आगे क्या कहा जा रहा है? 2 डिस्काउंट हम लोगों ने कर लिया, 10-15। कह रहा है 28 रुपया उसने यातायात पर खर्च किया, ये खर्च उसके खुद के जेब से हुआ होगा। 612 में तो उसे वस्तु पड़ी, 28 रुपया उसने यातायात पे खर्च किया, तो ये उसके अपने जेब से खर्च हुआ। तो इसकी जो टोटल लागत मूल्य बन गई वो हमारी 640 बन गई। ये उसका टोटल लागत मूल्य या क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं। तो क्रय मूल्य हो गया 640। कह रहा अगर उसको वो 800 में बेच दे, 800 उसका फिर सेलिंग प्राइस दिया है, कह रहा उसको 800 में बेचने के लिए 640 की वस्तु अगर आप 800 में सेल करते हैं तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा 160 का। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो यानी हम ये जो 160 का प्रॉफिट है वो 640 पे निकालेंगे, तो हम देख सकते हैं कि 160 जो है वो 640 का 1/4 है, 1/4 है। 4 बार में कट गया, कितना परसेंट हमारा आंसर आ गया? 25% आ गया। 25% यानी कि आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन से 20% कम तौलता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखिए 10% लाभ पर चावल बेचता है, ऐसे समझिए आप क्वेश्चन को। मान लेते हैं 100 किलोग्राम चावल है, 100 रुपए उसका क्रय मूल्य होगा। 100 किलोग्राम चावल का मूल्य 100 रुपए। अब वो उसने क्या किया? 10% लाभ पर चावल बेचा, यानी 100 रुपए की जो वस्तु है उसने कितने में बेची? 110 में बेची। ये 110 उसका सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। कहा जा रहा है वजन से 20% कम तौलता है, यानी कि उसने आपको यह बताया कि मैं तुम्हें 100 किलोग्राम वस्तु दे रहा हूं, यानी 100 रुपए की वस्तु दे रहा हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि उसने आपको 100 रुपए की वस्तु नहीं दी, आपको उसने 20% कम दिया। तो यानी उसने आपको वस्तु दी कितने की? 80 रुपए की। जो वस्तु, जितने की वस्तु दुकानदार आपको देगा वही उसके लिए क्रय मूल्य हो गया। दुकानदार के लिए क्रय मूल्य 80, क्योंकि उसने तुम्हें सामान 80 का दिया, उसने झूठ बोला कि मैं तुम्हें 100 किलो दे रहा हूं, तो दुकानदार के लिए क्रय मूल्य 80 है और उसने आपको बेचा है वस्तु कितने में? 110 में। उसका अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए, कुल अगर लाभ देखा जाए, तो टोटल लाभ उसका 30 का हुआ। पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ की गणना क्रय मूल्य पे करेंगे, तो 30 हम निकाल लेंगे। 30 हमारे 80 का कितना परसेंट है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं 3/8 है, 3/8 हमारा 37.5% होता है। 1/8 हमारा 12.5%, 3/8 3 गुना 37.5%। आपको यह फ्रैक्शन
और ये परसेंटेज, ये आपको बहुत सारे याद होने चाहिए जो जनरली यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका यहाँ पे 37.5% ऑप्शन चेक कर लीजिए, पहला ऑप्शन है। छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो कितने परसेंट छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? देखिए, दो सर्कल बना लेते हैं। 70% छात्र कह रहा है इंग्लिश बोल सकते हैं, तो यहां पे इंग्लिश को रख लेते हैं 70%। ये सर्कल हमारा इंग्लिश का है। 65% कह रहा है कि हिंदी बोल सकते हैं, तो हिंदी बोलने वाले छात्र हमारे 65% है, तो मैं यहां 65% रख लूं। कह रहा 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, इसका मतलब वो 27% इनके बाहर होंगे, क्योंकि यहां पे आप उनको रखोगे जो इंग्लिश बोलेंगे, यहां पे उन्हें रखोगे जो हिंदी बोलेंगे, और जो पार्ट दोनों में कॉमन है उसमें उन लोगों को रखेंगे जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहे होंगे। लेकिन हमें हिंदी इंग्लिश दोनों बोलने वाली संख्या नहीं दी गई, हमें दी गई है कि 27% ऐसे छात्र हैं जो कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो वो 27% इनसे अलग रहेंगे। ये ना तो हिंदी बोलते हैं और ना तो इंग्लिश, ये दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलते। हमारी जो टोटल क्लास होनी चाहिए वो टोटल क्लास हमारी 100% होनी चाहिए। आप देखिए क्या क्लास 100% है। आप अगर इन्हें इन्हें और इन्हें जोड़ते हैं तो आप देखिए इनको ऐड करने पे क्या होगा, 70 और 65 हो जाएगा 135, 135 और 27, 135 और 27 हो जाएगा 162। हमारी क्लास होनी चाहिए थी 100% की, लेकिन क्लास हो गई हमारी 162%। ये 62% एक्स्ट्रा होगी। ये 62% एक्स्ट्रा क्यों हो गई, 62% ज्यादा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने जब 70 और 65 को सीधा सीधा जोड़ा, तो सीधा जोड़ने का मतलब है 70 ऐड करने का मतलब ये पूरा सर्कल ऐड कर लिया, 65 जोड़ने का मतलब ये पूरा सर्कल जोड़ लिया। इसका मतलब है जो पोर्शन दोनों में कॉमन है उसको आपने 2 बार जोड़ा, जबकि इसको एक ही बार जोड़ना चाहिए था। तो इसी वजह से इनको जोड़ने पर हमारी वैल्यू टोटल बन रही है 162%। अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे 70, 65 और 27, तो टोटल हमारा हो जाएगा ये ऐड करने पे 162%। तो ये वैल्यू जितनी भी एक्स्ट्रा हो 100 से, ये समझ जाइए कि ये बीच वाली ही कॉमन वैल्यू है, तो 62% आप इसको बीच में रख लो। ये 62% वो लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए केवल इंग्लिश कितने बोलते हैं, तो आप देख सकते हैं इंग्लिश बोलने वाले 70 हैं, 70 में 62 घटा दोगे तो ये 8% होंगे। केवल हिंदी पूछा जाए तो 65 में अगर 62 हटा दिया जाए तो ये 3% हो जाएंगे। अब आप जोड़ के देख लीजिए टोटल 100 हो रहा होगा। 62% दोनों बोलते हैं, 8% केवल इंग्लिश बोलते हैं, 3% केवल हिंदी बोलते हैं, 27% दोनों बोलते हैं। 62 और 8 70, 70 और 3 73, 73 और 27 जोड़ोगे तो 100% क्लास हमारी कंप्लीट हो गई। तो 62% दोनों बोलते हैं। तो हमसे यही पूछा जा रहा है दोनों भाषाएं कितने लोग बोलते हैं, तो 62% यानी कि हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए का न्यूनतम मान क्या है जिसके लिए 90 गुणे ए एक पूर्ण घन है? 90 इंटू ए, 90 इंटू ए, ये कह रहा है कि ये एक पूर्ण घन है। पूर्ण घन का मतलब परफेक्ट क्यूब। पूर्ण घन या परफेक्ट क्यूब का मतलब होता क्या होता है? जैसे आप जानते हैं 8 हमारा एक परफेक्ट क्यूब है, 8 का मतलब है 2 का क्यूब। इसमें 2 2 के 3 फैक्टर हैं, 3 गुणनखंड है। 27 एक परफेक्ट क्यूब है क्योंकि उसमें वो 3 का क्यूब है, 3 के 3 फैक्टर हैं। 125 हमारा परफेक्ट क्यूब है क्योंकि इसमें 5 के 3 फैक्टर हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई संख्या परफेक्ट क्यूब है, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण घन है, तो उसमें सारे गुणनखंड 3 3 के फैक्टर में होने चाहिए, 3 3 के गुणनखंड होने चाहिए। देखिए अगर हम लोग इस 90 को तोड़ते हैं, तो 90 को अगर आप तोड़ोगे तो 90 का मतलब क्या हुआ, 18, यहां पे 9 9 गुणे 10 तोड़ सकते हैं, 9 गुणे 10 तोड़े, 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, 10 को लिख सकते हो 2 और 5, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या आपको इस वैल्यू के अंदर सारे गुणनखंड 3 3 के सेट में दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए 3 हमारा 2 बार है, 2 हमारा 1 बार है, 5 हमारा 1 बार है।
अगर आप इस पूरी संख्या को एक पूर्ण घन बनाना चाहते हैं, परफेक्ट क्यूब बनाना चाहते हैं, तो इसमें जितने भी गुणनखंड हैं, जितने भी फैक्टर हैं, सब 3-3 के सेट में होने चाहिए। आप देख सकते हो आपका 3 दो ही बार है, तो अगर मुझे एक बार और इसके अंदर 3 मिल जाए, एक बार 3 और मिल जाए, तो ये हमारा 3 का क्यूब बना लेगा। 2 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 2 का क्यूब होना चाहिए, तो आपके पास यहां 2 एक बार है, तो अगर 2 बार और इसको 2 दे दिया जाए तो ये 2 का क्यूब बना लेगा। इसी प्रकार अगर आप 5 का क्यूब बनाना चाहते हैं तो आपको 5 की जरूरत भी 3 बार पड़ेगी। 5 यहां एक बार है, तो 5 आप 2 बार और ले लीजिए। यानी अगर इस पूरी संख्या में अगर हम लोग गुणा कर दें तो ये पूरा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। आपसे यही पूछा जा रहा है कि 90 में a का मल्टीप्लाई किया, पूर्ण घन बना। ये तो 90 की वैल्यू हो गई, और ये वैल्यू जो आप ले आ रहे हो, ये वैल्यू किसकी हो गई? a की। अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 25। 25 चौका 100, 100 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 300, यानी a की वैल्यू होगी वो 300। 90 में अगर आप 300 का मल्टीप्लाई करिए, तो आप करके देख लीजिए, 90 में 300 का मल्टीप्लाई करोगे तो 27 और 3 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ये हमारा 30 का क्यूब हो गया, परफेक्ट क्यूब बन गया। तो हमारा a की वैल्यू पूछी जा रही थी, तो a की वैल्यू हमारी 300 हो गई। 300 बी ऑप्शन। आप चाहें तो ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप देख लें कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें 90 का मल्टीप्लाई करने पे वो परफेक्ट क्यूब यानी पूर्ण घन बना रहा है। ठीक है, हो सकता है कि उसमें चौथा ऑप्शन सही निकले, तो थोड़ा सा आपको चेक करने में टाइम ज्यादा लग जाए। तो आप अगर मेथड से करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x टू द पावर x रूट x इज इक्वल टू x रूट x की पावर x। पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। देखते हैं। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहला काम हमें यह करना चाहिए, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बेस बराबर कर ले। यहां अगर हमारा बेस x है, तो यहां भी बेस को अगर हम लोग x बनाए, तो देखिए ये जैसे है वैसे अभी फिलहाल रहने देते हैं। यहां पे x की पावर 1 है, और ये x पे रूट लगा है, इसका मतलब 1/2 है। तो इस पे 1 लिखा हुआ है, और इस पे हमारा 1/2 लिखा है, और पूरे पे पावर x है। इन दोनों का बेस बराबर है। जब बेस बराबर होती है तो पावर जुड़ जाती है, तो 1 और 1/2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 3/2। पावर में जो x है वो सो रहेगा ही, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप जानते हैं a टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर mn होता है। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बेस बराबर हो गया। तो बेस बराबर हो गया तो आप कंपेयर करके पावर को भी बराबर कर सकते हैं। तो यहां पावर हमारी क्या हो गई? x रूट x अब बराबर 3/2 x। इस x से ये x हमारा कैंसिल हो गया। दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें ये रूट हटाने के लिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/2 का स्क्वायर हो जाएगी 9/4। हमसे x की वैल्यू पूछी जा रही थी, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 9/4। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है हमारा। ऑप्शन सी सही है हमारा, 9/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। यहां पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। देखिए ये क्यूब रूट 4 है, ऑप्शन ठीक लिखे हुए हैं, ये क्यूब रूट 4 है। यहां पे ये इस तरीके से लिखा होगा, मैं यहां पे करेक्ट कर देता हूं। ये क्यूब रूट 4 है। ये 4 जो है वो मल्टीप्लाई में नहीं है, फोर्थ रूट में है। इस तरीके से अगर इसको भी लिखेंगे तो ये 6th रूट है। में 15 और अगली वैल्यू है ठीक है। तो ये जो गुणे में लिखा हुआ है 3 4 6 12 गुणे में नहीं है। ठीक है, इस तरीके से है जैसे ऑप्शन लिखा हुआ है। पूछ रहा है इनमें सबसे बड़ा कौन है। देखते हैं कैसे पता करेंगे। इस वाली संख्या को ऐसे लिख सकते हो, 4 की पावर 1/3, क्यूब रूट लगा है तो ऐसे 1/3 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/4। इसको आप लिख सकते हो 1/6, और इसको लिख सकते हो 1/12। यहां पे आप पावर की जो डिनोमिनेटर यानी जो हर है उसे देखिए,
3, 4, 6 और 12। इस 3, 4, 6, 12 का आप एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेकर आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। इनका एलसीएम 12 हो जाएगा। मैंने पावर में 12 का गुणा कर दिया। 3 से अगर आप 12 को काटते हो तो यहां हो जाएगा हमारा 4। 4 से 12 को सिंप्लीफाई करते हो तो 3। 6 से 12 को काटते हो तो ये हो जाएगा हमारा 2। अब 12 से 12 कट गया तो यहां हमारे पास बचा 4 की पावर 4, यहां बचा 6 की पावर 3, यहां बचा 15 का स्क्वायर और यहां बच गया 245। यहां पूरा कट गया। 4 की पावर 4 अगर आप खोलेंगे तो ये होगा 256, 256। 6 का क्यूब हमारा हो जाएगा 216। 15 का स्क्वायर खोलते हो तो 225 और ये 245 ऐसे ही रहेगा। पूछा जा रहा था कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा देखते हैं। आप देखिए सबसे बड़ी संख्या हमको ये दिख रही है 256। पहले पे ये हो गया। दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा। तीसरे पे ये, चौथे पे ये। हमें सबसे बड़ा चाहिए था 256। 256 सबसे बड़ा है, इसका मतलब क्यूब रूट 4 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है। क्यूब रूट 4 का मतलब ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27, 3 की पावर 28। ये किससे पूरी तरह विभाजित होगा? ये पूरा का पूरा जो नंबर लिखा हुआ है ये इन सारे ऑप्शन में से किससे पूरी तरीके से विभाजित होगा? इस टाइप के अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। देखते हैं कैसे होगा। इसमें जो आपको सबसे छोटी पावर दिख रही है उस पावर को पहले कॉमन ले लीजिए। सबसे छोटी पावर आपको 3 की पावर 25 है, वो कॉमन ले लो। यहां बचेगा आपके पास 1, यहां बचेगा 3 की पावर 1, यहां बचेगा 3 का स्क्वायर और यहां बचेगा 3 का क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं। ये 1 हुआ, ये 3 हुआ, ये 9 हुआ और ये हमारा 27 हुआ। इसको अगर जोड़ दिया जाए 27 और 9 36, 36 और 4 हमारा हो गया 40। 9 में 10 और ये 30, 40। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 3 की पावर 25 गुणे 40। ये पूछ रहा है कि ये पूरी वैल्यू किस संख्या से कटेगी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 11। क्या ये वैल्यू पूरी 11 से कटेगी? आपको क्या 11 का कोई गुणनखंड दिख रहा है यहां पे, चाहे यहां पे, कहीं भी नहीं दिख रहा है? इसका मतलब 11 से वैल्यू नहीं कटेगी। दूसरा ऑप्शन है 16। क्या मैं इसको पूरे को 16 से काट सकता हूं? देखिए अगर मैं इस पूरे को अगर 16 से भाग देता हूं तो 16 का मतलब होता है 8 गुणे 2। 8 यहां से काट सकते हो, 8 से काटोगे 8 ये कट जाएगा। 8 काटने के बाद 40 के पास कितना बचेगा? 5। लेकिन वो 5 2 से विभाजित नहीं होगा और 2 इधर भी कहीं विभाजित नहीं होने वाला। तो इसका मतलब है कि आप इस पूरी वैल्यू को 16 से नहीं काट सकते। अगर 8 से पूछा गया होता क्या वैल्यू 8 से कटेगी तो बिल्कुल सही होता, 8 से कट जाएगी लेकिन 16 से नहीं कटेगी। तो 16 भी हमारा गलत आंसर हो गया। अगला ऑप्शन है 25। अगर मैं इसे 25 से काटूं तो देखते हैं क्या 25 से वैल्यू कट रही है। 25 का मतलब होता है 5 गुणे 5। एक 5 तो इधर आप काट सकते हो, 5 बटे 40, 8 बचेगा। लेकिन ये दूसरा 5 आप कहां काटोगे? यहां एक 5 से काटने के बाद 8 बचेगा और फिर 8 5 से कटेगा नहीं और यहां भी 5 नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये पूरे 25 से वैल्यू नहीं कटने वाली। केवल 5 से पूछा गया होता तो 5 से तो कट जाता, लेकिन 5 से 2 बार ये वैल्यू नहीं कटेगी, 5 से केवल एक बार कटेगी। तो इसका मतलब है कि 25 भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा। आपके पास एक ही ऑप्शन बचा 30, वही हमारा फाइनल आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। आप चेक भी कर लीजिए कैसे 30 से कट रहा है। अगर 30 को अगर हम तोड़ते हैं तो 3 गुणे 10 होगा। आप देख पा रहे हैं कि 10 का जीरो जो है इस जीरो से कट गया और जो ये 3 बचा वो 3 इधर कट जाएगा, क्योंकि यहां तो 3 हमारा 25 बार है, हमें तो एक ही बार चाहिए था। तो आराम से यहां से 3 काट सकते हो। तो ये 3 यहां से आप काटोगे तो ये 3 कटेगा तो 25 की जगह यहां 24 बचेगा, पूरी वैल्यू कट गई। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है और उनका भागफल 35/24 है, बड़ी भिन्न बतानी है। देखिए दो भिन्न हैं, अब उसमें एक बड़ी भिन्न मान लेते हैं, एक छोटी भिन्न। तो हमने एक बड़ी भिन्न मान ली ए और एक छोटी भिन्न मान ली हमने बी।
कुछ लोग सोचते होंगे भिन्न को तो हम लोग a बटा b मानेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप भिन्न को a बटा b भी मान सकते हो या केवल और केवल a मान सकते हो, उससे आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने पूरी भिन्न को एक नाम दे दिया, बड़ी भिन्न को a दे दिया, छोटी भिन्न को b दे दिया। अगर आपका ऐसा मन हो कि एक भिन्न को a बटा b मान लें, दूसरे को c बटा d मान लें, तो भी आप ले सकते हो, उससे आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए देखते हैं। कह रहा है दो भिन्नों का जो गुणनफल है वो 14/15 है। तो यानी कि हमको a इंटू बी दिया हुआ है 14/15, इनका गुणनफल हो गया, तथा इनका भागफल दिया है 35/24। अब आप समझ सकते हैं बड़ी भिन्न में हमने छोटी भिन्न का भाग किया होगा, a बटा बी, और ये हमारा आ गया 35/24। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए बड़ी भिन्न क्या होगी। बड़ी भिन्न के बारे में, यानी कि बड़ी भिन्न का मतलब हमसे a की वैल्यू पूछ रहा है। अगर मैं इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये a इंटू बी है और इसका अगर गुणा करते हैं, ये हमारा लिखा हुआ है a बटा बी, इसकी वैल्यू 14/15 है, इस a गुणे b की वैल्यू 14/15 लिख दी, और a बटा b की वैल्यू हमने 35/24 लिख दी। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं b से b कट गया, हमारे पास यहाँ a इंटू ए क्या बचा, a स्क्वायर। यहां जितना काट सकते हो काट लो, 5 से कटा 3, 5 सत्ते 35, 2 सत्ते 14 और 2 से कटा 12। तो ऊपर बचा हमारे पास 7 का स्क्वायर और नीचे 12 तिया 36, 36 का मतलब 6 का स्क्वायर। दोनों साइड अगर रूट ले लिया जाए तो ये 7/6 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारी आ गई 7/6। हमसे बड़ी वाली भिन्न पूछी जा रही थी तो वो बड़ी भिन्न हम लोगों ने a निकाल ली। अगर आप छोटी भिन्न निकालना चाहते हो तो यही 7/6 आप a की वैल्यू यहां रख के सॉल्व कर लो, तो b की वैल्यू आ जाएगी छोटी भिन्न। बड़ी भिन्न पूछा जा रहा है तो 7/6, तो 7/6 देखते हैं दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तेल का टिन 4/5 भाग भरा हुआ है। जब 6 बोतल तेल निकाल लिया जाता है और 4 बोतल तेल डाल दिया जाता है तो यह 3/4 भरी हुई होती है। तो टिन में कितने बोतल तेल भरा जा सकता है, यानी जो टिन है, जो कंटेनर है, उसकी टोटल कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम पूछा जा रहा है। देखते हैं। एक तेल का टिन जो है वो 4/5 भरा हुआ था, 4/5। अगर मैं पूछूं 4/5 को अगर हम लोग इस फ्रैक्शन को, इस भिन्न को अगर हम लोग परसेंटेज में चेंज करें तो क्या होगा। तो मैं किसी भी भिन्न को, किसी भी फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में बदलता हूं तो मैं उसमें 100 का गुणा करूंगा। 5 से अगर इसको काटते हो तो 20, 20 गुणे 4 हो जाएगा हमारा 80%। डायरेक्ट भी याद रहना चाहिए कि 4/5 जो है 80% होता है। जब मैंने उसमें से 6 बोतल तेल निकाल लिया, 6 बोतल तेल निकाल लिया और 4 बोतल तेल फिर हमने उसमें डाल दिया, 6 निकाला और 4 हमने डाल दिया, तो ऐसे में टिन में तेल जो है वो 3/4 हो गया। अगर मैं 3/4 को भी अगर इस तरीके से अगर भिन्न के रूप में चेंज करूं, 3/4 हमको मालूम होना चाहिए 75% होता है। आप सॉल्व कर लो, 75% हो गया। पहले हमारी टिन का जो वॉल्यूम था, जो क्षमता थी वो 80% थी, अब वो 75% हो गई। तो आप देख पा रहे हैं ये क्षमता 5% कम हो गई। ये क्षमता भाई 5% क्यों कम हो गई, वो इस वजह से कम हो गई क्योंकि आपने 6 बोतल तेल निकाला और 4 बोतल डाल दिया। भाई अगर आप 6 डालते हो और फिर 4 निकाल लेते हो तो इसका आउटपुट क्या है, इसका रिजल्ट क्या है। इसका रिजल्ट ये है कि आपने 2 बोतल तेल कम कर दिया। तो 2 बोतल तेल कम करने की वजह से हमारी वैल्यू 80% से 75% पे आ गई, यानी 5% कम हो गई। 5% की वैल्यू आ गई 2 बोतल। पूछा जा रहा है टिन में कितने बोतल तेल भरा जा सकता है, यानी कि उस टिन की टोटल कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम, यानी 100% पूछा जा रहा है। तो आपको 5% की वैल्यू मालूम है, 100% निकाल सकते हैं। 5 का 20 गुना 100 होता है, तो 2 का 20 गुना कितना हो जाएगा, 40 बोतल। 40 बोतल, यही हमारे टिन की जो है वो टोटल क्षमता, टोटल कैपेसिटी हो जाएगी। 5 का भाग कर लीजिए 2 में और 100 का गुणा कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा 40 बोतल। 40 बोतल यानी कि डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार वस्तु को पिघलाकर उसी त्रिज्या का एक शंकु बनाया गया है, शंकु का निर्माण किया जाता है, उस शंकु की ऊंचाई क्या होगी? देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि एक बेलन है, इस बेलन को पिघला के आपने एक शंकु का निर्माण किया है। त्रिज्या आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 9 सेंटीमीटर। ये बेलन के बारे में बात हो रही है, तो बेलन की त्रिज्या हमको दी गई है, ये रेडियस हमको दी गई है 7 और इसकी हाइट दी गई है 9। इस बेलन को पिघलाकर उसी त्रिज्या, यानी त्रिज्या वही होनी चाहिए, त्रिज्या हमारी चेंज नहीं हो रही, त्रिज्या हमारे बेलन की भी 7 है और शंकु की भी 7 है। एक शंकु का निर्माण किया जाता है, उस शंकु की ऊंचाई क्या होगी? इस शंकु की ऊंचाई हमें मालूम नहीं, वो शंकु की ऊंचाई निकालनी। आपने इस बेलन को पिघलाकर शंकु का निर्माण किया, इसका मतलब है कि इस बेलन का जो आयतन होगा इस शंकु के आयतन के बराबर होगा। बेलन के आयतन का फॉर्मूला हमको मालूम है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु के आयतन का फॉर्मूला हमें मालूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अगर मैं बेलन का आयतन लिखूं पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 7 है तो 7 को 2 बार लिख देंगे इंटू एच। बेलन को पिघला के शंकु बनाया तो इसका आयतन इसके आयतन के बराबर करेंगे। शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर हमारा 7 है यहां भी तो वो भी 2 बार इंटू एच। यहां से पाई से पाई हमारा कैंसिल हो गया, ये 2 बार आपका 7, 2 बार 7 से कैंसिल हो गया, 3 को इधर ले जाओगे तो हमारी जो ऊंचाई हो गई वो 27 हो गई। हाइट ही हमसे पूछी जा रही है शंकु की, कि शंकु की ऊंचाई क्या होगी? शंकु की ऊंचाई 27 आ गई, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाएं ए बी 11 दिया है, सी डी 25 दिया है, गैर समांतर भुजाएं बी सी 13 और सी डी 25 है। पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल बताइए। देखिए, एक समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज क्या होता है भाई? समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम, जिसकी 2 भुजाएं आमने सामने की ये समांतर होती हैं और इन भुजाओं से कोई मतलब नहीं, ये हमारी असमांतर हो सकती हैं। इन समांतर भुजाओं की अगर हम बात करें तो इन समांतर भुजाओं की लंबाइयां हमें 11 और समांतर भुजाओं की लंबाइयां हमें 11 और 25 दी गई है। तो इसको हम लोग 11 लिख लेंगे और इसको हम लोग 25 लिख लेंगे। ए बी और सी डी, यहां ए बी लिख दो और ये सी डी हो गया। कह रहा गैर समांतर भुजाएं BC 13 है और CD 25 है। BC 13 है, BC ये हो गया 13 और CD है हमको 25 दिया हुआ है, CD 25 हो गई। CD 2 बार दे दिया, CD यहां भी दे दिया, CD यहां भी, लग रहा है कुछ एरर है। इंग्लिश में देख लेते हैं। AB 11 है, ठीक है, CD 25 है, नॉन पैरेलल साइड BC 13 है, ठीक है, और AD 15। सॉरी, यहां पे AD होना चाहिए, यहां पे गलत लिखा हुआ है आपका, ये होना चाहिए AD। AD की भुजा जो होनी चाहिए वो 15 होनी चाहिए, ये आपका गलत लिखा हुआ है, CD नहीं होगा, AD होगा। तो AD हमारा 15 है। पूछा जा रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। हम लोग समलंब चतुर्भुज के एरिया का फॉर्मूला जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू हाइट। तो चलिए देखते हैं। 1/2 समांतर भुजाएं तो हमें मालूम है कौन कौन सी समांतर भुजाएं हैं, 25 और 11। 25 11 अगर हम लोग इसमें जोड़ दें तो 25 और 11 हमारा जोड़ने पे हो जाएगा 36। यहां पे हमको ऊंचाई की जरूरत है, बिना ऊंचाई के आपका क्षेत्रफल निकलने वाला नहीं है। ऊंचाई क्वेश्चन में नहीं दी गई है, ये हमको इनके बीच की ये जो लंबवत दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो हमको फाइंड करनी पड़ेगी, वो नहीं दी गई है। देखिए कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। आप यहां से इस पे इस तरीके से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, इस लाइन के पैरेलल, या इधर से भी ड्रॉ कर सकते थे इसके पैरेलल। अगर ये इसके पैरेलल है और ये तो पैरेलल पहले से था, तो इसका मतलब है कि ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ये समांतर इसके खींच लिया हमने, ये समांतर पहले से था तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया।
समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा अगर 11 है तो ये भुजा भी हमारी जो होगी वो 11 होगी। ये भुजा 15 है तो ये भुजा भी हमारी जो होगी वो 15 होगी। ये पूरी भुजा मुझे दी गई है 25। अगर ये 25 दी गई है साइड, 25 में से अगर ये 11 हम लोग लेस कर लें तो ये वाली भुजा हमारी हो जाएगी 14। अब मुझे इस ट्रायंगल की तीनों साइड मालूम चल चुकी हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इस ट्रायंगल की तीनों साइड मालूम चल चुकी हैं, 13, 14 और 15। क्या मैं इस तीनों साइड का यूज करके इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √S S - A S - B S - C। हीरोन्स फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सबसे पहले S निकाल लेते हैं। S निकालने के लिए S का मतलब क्या होता है? सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। सबसे पहले इसका परिमाप देखिए, इसकी तीनों भुजाओं को जोड़िए। 13, 14, 15 मिला के कितना हो गया हमारा? 42। 42 हो गया। 42 तो परिमाप हो गया, इसका आधा करोगे तो सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप आ गया 21। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? S S - A S - B S - C। अगर इसमें वैल्यू रख दी जाए तो S हमारा कितना है? 21। 21 में से पहली भुजा, कोई भी पहली भुजा मान लो, 21 में से हमने 15 अगर घटा दिया तो 6 हो गया। 21 में से अगर हमने 14 घटा दिया तो 7 हो गया। 21 में से हमने 13 घटा दिया तो ये हमारा 8 हो गया। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो एक 7 यहां से और एक 7 यहां से बाहर आ जाएगा। यहां एक 3 बच गया, एक 3 6 से ले लो, 6 से एक 3 ले लेंगे तो इसके पास 2 बच जाएगा। 2 और 8 का गुणा हो जाएगा 16, 16 बाहर आ जाएगा 4। यानी मेरा एरिया आ गया 7 3 का 21, 100 का 84। ट्रायंगल का एरिया आ गया 84। अब इसी ट्रायंगल का एरिया हमने हीरोन्स फॉर्मूले से निकाला है, एक तरीके से और निकालेंगे। हम लोग ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो अगर हम लोग ये अगर एरिया अगर फॉर्मूला लगाएं तो 1/2 आधार आपका यहां पे है 14 और इंटू ऊंचाई, और ये एरिया जो है वो हमारा 84 के बराबर है। 2 से अगर हम लोग 14 को काटे 7 और 7 से अगर 84 को काटे तो 12, तो ऊंचाई हमारी आ गई 12। ये ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई आ गई यहां से लेकर यहां तक, ये ऊंचाई हमारी आ गई 12। हमको निकालना था इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया यानी पूरे समलंब चतुर्भुज का एरिया। ऊंचाई की हमें जरूरत थी, ऊंचाई हम लोगों ने 12 निकाल ली है। ये ऊंचाई 12 यहां रख दो और कैलकुलेट कर लो। 2 से हमने काट दिया 36 को, 18 और 18 गुणे 12 हमारा हो गया 216। 180 8 तो 18 36 216। तो 216 देखिए आंसर हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज में आसन्न भुजाओं की लंबाई क्रमशः 6 और 7। आसन्न का मतलब होता है एडजेसेंट यानी कि साथ लगी हुई। एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज हम लोग किसे कहते हैं? समांतर चतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी आमने सामने भुजाएं पैरेलल होती हैं और आमने सामने की भुजाएं साथ में बराबर भी होती है। ठीक है, आसन्न का मतलब साथ लगा हुआ। दो साथ लगी हुई भुजाएं हमको 6 और 7 दी गई हैं, तो इसको अगर हम लोग 6 मान लें और इसको हम लोग 7 ले लें, तो अगर ये 7 है तो सामने वाली भुजा भी 7 हो जाएगी, ये वाली भुजा 6 है तो ये वाली भुजा भी 6 हो जाएगी। हमें एक विकर्ण की लंबाई दी गई है 11, दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, ये विकर्ण की लंबाई हमें दी गई है यहां से लेकर यहां तक 11। दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें पूछी जा रही है, दूसरा विकर्ण यानी कि ये वाले विकर्ण की लंबाई पूछी जा रही है। इस विकर्ण की लंबाई को डी लिख देते हैं, ये डी निकालना है। ये पहला विकर्ण हमको 11 दिया है, ये दूसरा विकर्ण हमें चाहिए। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल भुजाओं के वर्गों का योगफल बराबर विकर्णों के वर्गों का योगफल बराबर विकर्णों के वर्गों का योगफल। तो आप अगर इस फॉर्मूले को लगाते हैं 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल,
तो इसका भुजाओं के वर्गों का योगफल, ये दो भुजाएं हमारी हैं 6 और 7, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ठीक है। आपकी सारी भुजाओं को आपको सबको वर्ग करके जोड़ना है। तो आप 6 का स्क्वायर 2 बार जोड़ते, 7 का स्क्वायर 2 बार जोड़ते, तो 2 बार यहां हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसका मतलब है कि हमने सबको जोड़ लिया। 6 के स्क्वायर को 2 बार जोड़ लिया क्योंकि 2 का गुणा है, 7 के स्क्वायर को भी दो बार कर लिया क्योंकि 2 का गुणा है, बराबर विकर्णों के वर्गों का योग। विकर्णों के वर्गों का योग, विकर्ण देखिए, एक विकर्ण तो 11 दी गई है, 11 का स्क्वायर करोगे तो आपका हो जाएगा 121, अब प्लस दूसरे विकर्ण को हमने डी माना है तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर। यहां से अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो ये हो गया हमारा 49 और 36 मिला के हो गया 80, सॉरी 85, 85 हो जाएगा, बराबर में 121 प्लस डी स्क्वायर। 85 गुणे 2 हो जाएगा 170, 170 बराबर 121 प्लस डी स्क्वायर। 21 का अगर 121 घटा लेते हैं तो डी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारा 49। अब डी स्क्वायर 49 आ गया, दोनों साइड से रूट ले लो तो डी की वैल्यू हो जाएगी 7। हमसे दूसरा वाला विकर्ण पूछ रहा था, दूसरा विकर्ण 7 आ गया, 7 यानी कि पहला ऑप्शन। ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा देखा करिए, जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए अपने दोस्तों को, आप उनको बताइए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए आज की सीरीज को, आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। जय, नमस्कार।